गांव की गरीब दर्जी बहू। सुमन के घर के बाहर कपड़े सिलवाने वाली औरतों की लंबी लाइन लगी हुई थी। वहीं कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थीं। बाप रे रूबी, यहाँ तो बहुत भीड़ है। अनुराधा, यहाँ तो रोज ऐसे ही भीड़ होती है। ये सुमन है हमारे गांव की दर्जी बहू, एक नंबर कपड़े सिलती है। एक के बाद एक बारी बारी करके औरतें उस दर्जी बहू को अपना नाम देती हैं। सुमन बहन, ये मेरी सहेली अनुराधा है। 2 दिन में इसकी शादी है। ये लहंगा सिलना है। ये सब लहंगे आपने खुद डिजाइन किए हैं? जी हाँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये गांव की दर्जी बहू टेलर से भी टॉप की सिलाई करती है। वैसे एक बात पूछूं, इस सक्सेस के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा ना? हाँ, मैंने बहुत संघर्ष किया है। ऐसा कहते हुए सुमन अपनी गुजरी हुई गरीब जिंदगी को याद करने लगती है। पद्मा अपने बेटे ललित के साथ रहती थी, जो अपने बेटे ललित का रिश्ता पैसे वाले घर में कराना चाहती थी। मगर पद्मा की सोच पर उस दिन पानी फिर गया जब ललित सुमन को शादी करके घर ले आया। माँ, ये सुमन है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। प्रणाम माँ जी। मैं कहती हूँ दूर हट मुझसे। खबरदार जो मेरे पैर छूने की कोशिश भी की तो। क्यों रे मेरे बेटे, तेरी बुद्धि में क्या गोबर भर गया था जो तू इस भिखारिन को बहू बना लाया? जब तुझे प्यार करके ही शादी करनी थी तो कोई पैसे वाली पार्टी देखता। माँ, दौलत शोहरत देखकर प्यार नहीं, सौदेबाजी होती है। आओ सुमन। ललित सुमन को लेकर अंदर आ जाता है। ललित जितना गरीब था उतना ही खुददार भी था। सुमन, तुम तो जानती हो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जो काम हाथ आता है कर लेता हूँ। तुम मेरे साथ रह लोगी ना? हाँ ललित, मैं रह लूंगी। मैं खुश हूँ। ऐसे ही समय बीतता है। गुजरते वक्त के साथ सुमन गर्भवती हो जाती है और उसे एक बेटी होती है। जैसे तैसे गरीबी में मुश्किलों के साथ गुजर बसर चल रहा था। सुमन, मुझे एक कारखाने में बिजली बनाने का काम मिल गया है। तुम सुबह जल्दी मेरा टिफिन बांध देना। जी ठीक है। वैसे मैं सोच रही थी, घर बैठे बैठे मैं सारे दिन क्या करती हूँ, मैं सिलाई का काम शुरू कर लूँ। इससे 2 पैसे आएंगे तो गृहस्थी ठीक से चलेगी। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो कर लो। ललित के कहने पर सुमन एक सस्ती सी सिलाई मशीन खरीद लेती है। मगर एक दिन बिजली बनाते वक्त ललित को बिजली का करंट लगा, जिसमें उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ललित से काम भी छिन गया और उसे बदले में कोई मुआवजा भी नहीं मिला। क्यों री करम जली, पड़ गई ना तेरे कलेजे को ठंडक। तू तो यही चाहती थी, अगर मेरा बेटा ठीक होता तो मुझ बुढ़िया को दाने दाने के लिए तरसना न पड़ता। अरे अब क्या मुझसे भीख मंगवा कर छोड़ेगी? नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं कुछ ना कुछ करूंगी। वो गरीब दर्जी बहू सारा दिन बैठकर ग्राहकों के आने का इंतजार करती है। हे भगवान, मुझ गरीब दर्जी बहू पर दया कर, किसी ग्राहक को तो यहाँ भेज। तभी अचानक दरवाजे पर एक खटखट होती है। उस औरत का नाम सुधा होता है, जो उसी गांव की रहने वाली थी। सुधा मौसी आप? अरे सुमन बहू, जरा ये ब्लाउज सिल देना। वैसे कल सुबह तक ब्लाउज मिल जाएगा ना? सुबह तक की जरूरत नहीं होती मौसी, आप कुछ घंटे बैठिए, ब्लाउज साथ लेकर जाना। सुमन अपनी पूरी लगन झोंक कर कुछ ही घंटों में सुधा का ब्लाउज सिलकर तैयार कर देती है। ये लीजिए सुधा मौसी, आपका ब्लाउज। क्या बात है सुमन बहू, तेरे हाथों में सिलाई कढ़ाई का गजब का हुनर भरा है। कितने पैसे हुए? सादा ब्लाउज सिला है, इसके लिए 100 रुपए बनते हैं। अरे वाह सुमन बहू, जितनी अच्छी तू सिलाई करती है उतना सस्ता दाम भी है, वरना तो वो बाजार के टेलर वाले बस लूटने को बैठे हैं। दर्जी हो तो तुझ जैसी। अब मैं अपने सारे कपड़े तुझसे ही सिलवाऊंगी। हमारे गांव में ही इतनी अच्छी दर्जी बहू है तो कहीं और क्यों जाना। उस गरीब दर्जी बहू की सिलाई के कारण सुधा उसकी परमानेंट कस्टमर बन गई। वहीं साथ ही उसने अपने पूरे गांव की औरतों को सुमन के हाथों की बेहतरीन सिलाई के बारे में बताया, जिससे कि गांव की औरतें उस गरीब दर्जी बहू की ग्राहक बन गई और सिमरन उसे अपना लहंगा सिलने का ऑर्डर देती है। सुमन भाभी, सुमन भाभी, कहाँ हो आप? सिमरन आओ ना। भाभी, 2 दिन बाद मेरी शादी है, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी का लहंगा आप सिलो। मगर सिमरन, मैं ब्लाउज, सूट, पेटीकोट ये सब सिलती हूँ, मैंने लहंगा कभी नहीं सिला। कहीं सिलाई खराब हो गई तो? बिल्कुल नहीं होगा भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये उस गरीब दर्जी बहू के हाथों की सिलाई का जादू ही था, जो गांव की हर एक महिला उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी।
सिमरन सुमन को YouTube पर लहंगा बनाने का एक वीडियो दिखाती है, जिसकी कटिंग से लेकर सिलाई तक गांव की गरीब दर्जी बहू पूरी तरह अपनी आंखों में उतार लेती है और सुंदर सा लहंगा सिल देती है। तभी पद्मा गुस्से में कहती है, अरे ओ मरजानी, इस सिलाई के सिवा तुझे और कुछ सोचता है कि नहीं? जब देखो सारा दिन इस मुई मशीन पर खटर पटर करती रहती है। माँ जी, ये सिलाई मशीन ही तो इस गरीब दर्जी बहू की रोजी रोटी है। इसी से घर का चूल्हा जल रहा है। ललित जी की दवाइयों का खर्च ये सब इसी से हो पा रहा है। सुमन को ये सब कहता देखकर पद्मा गुस्से से बेचारी बहू के बाल खींचते हुए अपने गुस्से की गर्मी झाड़ती है। क्यों रे, तू कहना क्या चाहती है कि मैं और मेरा बेटा तेरे टुकड़ों पे पल रहे हैं? आइंदा मेरे आगे जुबान चलाई ना तो इसी सिलाई मशीन से तेरे होठ सिल दूंगी। इसी तरह समय गुजरता है। वो गरीब दर्जी बहू दिन रात मेहनत से कपड़े सिलती और अपने परिवार का पेट पालती। इतना करने के बाद भी पद्मा उसे हर वक्त कोसती रहती। मगर एक दिन जब पद्मा घर लौट रही होती है तो वो बारिश में भीग जाती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। इस बीच सुमन अपनी सास की बहुत सेवा करती है। माँ जी, दवाई खा लीजिए, दवाइयों का वक्त हो गया है। सुमन पद्मा को दवाई खिला देती है। माँ जी, मैं कपड़े सिलने जा रही हूँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। ये कहकर सुमन भूखी प्यासी कपड़े सिलने बैठ जाती है। तभी लावण्या नाम की एक अमीर लड़की वहाँ आती है। जरा सुनिए, ये सुमन जी का घर है? जी, मैं ही सुमन हूँ। हाय सुमन जी, मेरा नाम लावण्या है। वैसे आप बहुत ही बेहतरीन कपड़े सिलती हैं। आपने सिमरन का लहंगा डिजाइन किया था, वो मेरी सहेली है। वैसे हूँ तो मैं खुद एक फैशन डिजाइनर, मगर मैं आपके सिले कपड़ों की फैन हो गई हूँ। इसीलिए मुझे आप जैसे ही पर्सन की जरूरत थी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बुटीक के लिए ड्रेस डिजाइन करें। जी मैडम, जी मैं तैयार हूँ। मुझ जैसे गांव की गरीब दर्जी बहू के लिए ये मौका मिलना बड़ी बात है। सुमन लावण्या के दिए ऑर्डर पर कपड़े सिलने लगी। साथ ही वो अपने गांव के ग्राहक के प्रति बनी रही। अब गांव की उस गरीब दर्जी बहू को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होने लगी और पद्मा भी पूरी तरह बदल गई। क्या बात है सुमन बहू, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? माँ जी, मेरा काम अब बढ़ रहा है, मुझे और लोगों की मदद की जरूरत है। मैं सोच रही हूँ गांव की औरतों को अपने साथ शामिल कर लूं ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। सुमन ने दर्जी के अपने इस काम में गांव की गरीब औरतों को शामिल कर लिया और उसने सभी को बारीकी से सिलाई करना सिखा दिया, जिससे उन्हें रोजगार मिला। वहीं सुमन को हर दिन सिलाई के काम में बड़े स्तर पर लाभ होने लगा, जिससे उस गरीब दर्जी बहू ने बहुत ही खूबसूरत घर-बार बनवाया और अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। और अब तो हर रोज कपड़े सिलवाने के लिए उस कल की गरीब बहू के घर के बाहर औरतों की लंबी लाइन लगा करती। और मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया, जिसका मैं हमेशा से सिर्फ सपना ही देखती थी। सच में आपका जज्बा इस गांव की औरतों के लिए एक मिसाल है। तभी तो यहाँ के रहने वाले को इस गांव की गरीब दर्जी बहू पर गर्व है। किसी ने कहाँ सोचा था कि कल की गरीब दर्जी बहू आज औरतों के लिए रोजगार का केंद्र बनकर उभरेगी। गांव की गरीब दर्जी बहू की कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर मेहनत और लगन पूरी हो तो अच्छा वक्त खुद ब खुद आ जाता है। सुनिए जी, जाकर ये दवाई ले आइएगा, मेरी दवाई खत्म हो चुकी है। कहाँ से लाऊंगा मैं तेरी दवाई? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। सुबह सुबह आ गई पैसे खर्च करवाने के लिए, वो भी अपने दाग धब्बे वाले चेहरे के साथ। कितनी बार कहा है सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, सारा दिन खराब जाता है। क्या हुआ मोहित, क्यों सुबह सुबह बहू पर चिल्ला रहा है? माँ आ गई, ये मेरे लिए दवाई ले आई है। अरे कहाँ से लाऊं मैं इसकी दवाई? पैसे का पेड़ पर उगते हैं? मुझे और भी चीजें देखनी होती हैं, कोई पैसे नहीं है मेरे पास इसकी दवाई के लिए। और इससे कह दीजिए सुबह सुबह अपना दाग धब्बे वाला ये चेहरा लेकर मेरे सामने ना आया करे। ये तू क्या कह रहा है मोहित? अमृता तेरी पत्नी है और तू अपनी पत्नी को ऐसे कैसे बोल सकता है? इसके चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो इसमें इसकी क्या गलती है? ये तो देख अमृता अभी गर्भवती है, अगर वो अपनी दवाई समय से नहीं खाएगी तो उसके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? कम से कम अपने होने वाले बच्चे का तो सोच। मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इतना कहकर मोहित चला जाता है। 1 साल पहले अमृता को स्किन एलर्जी हो जाती है, जिसके चलते अमृता के चेहरे पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। अमृता के चेहरे पर काले धब्बों की वजह से मोहित अमृता को पसंद नहीं करता और ना ही उसके साथ कभी भी अच्छा बर्ताव करता है।
तू रो क्यों रही है बहू? रोना बंद कर। अगर तू रोएगी तो इससे तेरे बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जा तू जाकर आराम कर, तेरी दवाई मैं लेकर आती हूँ। मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे, ये सोचकर कि कभी कोई परेशानी आ पड़े तो हम इन पैसों का इस्तेमाल कर सकें। माँ जी, अगर आप ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। ये तो मेरे चेहरे की वजह से मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन मोहित का बर्ताव अमृता के लिए बिल्कुल भी नहीं बदलता है। अरे बहू, क्या बना है आज खाने में? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ जी, मैंने आज प्याज के पराठे बनाए हैं, खाकर तो बताइए कि कैसे बने हैं। नीलम जैसी अमृता के हाथ के प्याज के पराठे खाती है तो उसे वो पराठे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और वो अमृता की बहुत तारीफ करती है। अरे बहू, तेरे हाथ के प्याज के पराठे खाकर तो मजा ही आ गया। आज से पहले मैंने इतने अच्छे प्याज के पराठे कभी भी नहीं खाए थे। अब तो तुम रोज नाश्ते में ये प्याज के पराठे ही बनाया करना। अमृता खाना बहुत अच्छा बनाती थी और सबसे ज्यादा अच्छे तो वो प्याज के पराठे बनाती थी। घर में सभी को अमृता के हाथ के प्याज के पराठे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। समय बीतता रहता है और अमृता 6 महीने की गर्भवती हो जाती है। अब तुझे अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। सिर्फ कुछ ही महीने रह गए हैं घर में बच्चे की किलकारी गूंजने में। नीलम और अमृता बात कर ही रहे होते कि तभी वहां मोहित आता है। माँ, मेरी शहर में नौकरी लग गई है, इसलिए मैं कल ही शहर जा रहा हूँ। क्या? शहर में नौकरी? लेकिन मोहित, तू जानता है ना अमृता गर्भवती है और कुछ ही महीने में वो बच्चे को जन्म देने वाली है। ऐसी हालत में तेरा उसके पास होना बहुत जरूरी है। तो क्या माँ, मैं इसके लिए अपनी नौकरी गवा दूं? आप हो तो सही इसका यहाँ ध्यान रखने वाली। शहर में नौकरी पाने का इससे अच्छा मौका कभी भी नहीं मिल पाएगा। माँ जी, मोहित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप हो तो सही मेरा यहाँ ख्याल रखने वाली। इनकी तरक्की हो, मैं यही तो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आप जाइए और यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। मोहित अगले ही दिन शहर के लिए निकल जाता है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे घर में पैसे की कमी होने लगती है। पैसों की कमी के चलते घर में राशन खत्म होने लगता है, जिस वजह से नीलम बहुत परेशान रहती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बहू गर्भवती है, ऐसी हालत में उसे समय समय पर खाना मिलना चाहिए, लेकिन घर में तो राशन ही नहीं है। ऊपर से मोहित भी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दे रहा है और ना ही पैसे भेज रहा है। अब मैं क्या करूं? माँ जी, आप परेशान क्यों हो रही हो? हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। लेकिन क्या बहू? माँ जी, क्यों ना हम प्याज के पराठे बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचें। रेलवे स्टेशन पर इतने सारे पैसेंजर होते हैं तो हमारी बिक्री भी अच्छी खासी हो जाया करेगी और प्याज के पराठे बनाने में तो ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, जिससे मुझे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। नीलम को अमृता का आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद दोनों सास बहू प्याज का पराठा बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचा करती थी, जिससे उनके दिन में ठीक ठाक बिक्री हो जाया करती थी। एक दिन अमृता रोज की तरह प्याज के पराठे बेच ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी है और उस ट्रेन में से कोई और नहीं बल्कि अमृता का पति मोहित उतरता है। मोहित अकेले नहीं होता है, मोहित के साथ शादी के जोड़े में एक लड़की भी होती है, जिसे देखकर अमृता और नीलम हैरान हो जाती हैं। मोहित, तू यहाँ और तेरे साथ ये लड़की कौन है, वो भी शादी के जोड़े में? माँ, हम दोनों को शादी के जोड़े में देखकर अब तक आप नहीं समझी? यह मेरी पत्नी नताशा है। नताशा मुझे शहर में मिली थी और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। तूने दूसरी लड़की से शादी कर ली? नालायक, तू शादीशुदा और बाप बनने वाला है। तुझे इस हरकत पर जरा सी भी शर्म नहीं आई? कैसी शर्म माँ? इस दाग धब्बे वाली चेहरे की लड़की के साथ रहने से अच्छा तो मैं कुंवारा ही रह जाता। मैं इसके साथ और नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने नताशा जैसी सुंदर लड़की से शादी कर ली। अब आप खुद देखिए ये कितनी सुंदर है। भले ही ये लड़की कितनी भी सुंदर हो, लेकिन मेरी बहू से अच्छी नहीं हो सकती। आपने ये तक नहीं सोचा कि मैं गर्भवती हूँ और कुछ ही महीनों में अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। कम से कम मेरा नहीं तो बच्चे का ही सोच लेते। तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है? चांद पर भी तुम्हारे चेहरे से कम ही दाग होंगे। तुम्हारे साथ तो मोहित क्या दुनिया का कोई भी आदमी नहीं रह सकता, बदसूरत कहीं की। ये सब देखकर अमृता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। मोहित नताशा को लेकर वहां से अपने घर चला जाता है। अमृता को रोता देख नीलम अमृता को संभालती है और सहारा देती है। देख बहू, तू ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। तुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना होगा, जो हुआ उसे भूल जा। मैं तेरे साथ हूँ, तू फिक्र मत कर। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर अमृता के अंदर हिम्मत जाग जाती है, जिसके बाद अब अमृता और उसकी सास नीलम मिलकर प्याज के पराठे बेचती हैं। धीरे धीरे अमृता के प्याज के पराठे पूरे रेलवे स्टेशन पर फेमस हो जाते हैं, जिससे अमृता की दिन में अच्छी खासी कमाई होना शुरू हो जाती है। देखते ही देखते सिर्फ 2 महीनों में
अमृता प्याज के पराठे की एक छोटी सी दुकान से एक रेस्टोरेंट खोल लेती है, जिससे अमृता और नीलम अच्छी कमाई करके एक बड़ा घर खरीद लेती हैं। और अब अमृता अपने चेहरे का ट्रीटमेंट भी करवाती है, जिससे अब उसका चेहरा ठीक हो जाता है। ट्रीटमेंट के कुछ ही हफ्तों बाद अमृता एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जहां अब अमृता की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहित की जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख होते हैं। मोहित के पास पैसे ना होने की वजह से नताशा मोहित से रोज लड़ाई किया करती थी और उसे एक दिन फाइनली छोड़कर चली जाती है। मोहित को अब अपनी गलती का पछतावा हो जाता है, जिसके बाद मोहित अमृता से जाकर माफी मांगता है। अमृता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जिससे प्यार किया, जिस पर भरोसा किया, वो मेरे पास पैसे न होने की वजह से मुझे छोड़कर चली गई। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अपने पति की आंखों में पछतावे के आंसू देखकर अमृता मोहित को माफ कर देती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार खुशी खुशी साथ में रहता है।